जी हाँ दोस्तों, मोदी को गाली देने से पहले ना एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि मोदी ने कुछ काम किया है या नहीं किया है, या फिर मोदी अपने अपोजिशन लीडर्स से बेटर कैसे है। तो मैं ये वीडियो की शुरुआत करता हूँ दोस्तों। ये कोई मोदी की तारीफ में वीडियो नहीं है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकें। मोदी ने क्या क्या काम किए हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। छोटे मोटे काम नहीं, सारे ऐसे काम है दोस्तों जिससे कि देश को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। एक टुच्चा सा यूट्यूबर जो है वो बैठ के अगर ये बोलता है कि मोदी की जगह अगर गधे को भी बिठा देते तो भी जो है वो उससे बेटर जो है वो देश चला लेता, क्योंकि वो कुछ करता नहीं। तो मोदी ने क्या क्या किया है ये मैं आज आपको बताता हूँ, जिससे शायद आपकी थोड़ी सी आंखें खुलें और आपको क्लैरिटी आए कि अगर एक तरफ मोदी है और दूसरी तरफ अपोजिशन के सारे नेता हैं, वो मिलकर भी इतना काम नहीं कर सकते जितना कि मोदी ने अकेले ने करके दिखाया है। शुरुआत करता हूं दोस्तों मैं हाईवे से। 2014 में जब हाईवे बनते थे इंडिया में तो 12 किलोमीटर पर डे की एवरेज से बनते थे। आज की डेट में 36 किलोमीटर पर घंटे पर डे की एवरेज से जो है हाईवे बनते हैं। और सड़कें तो आप अपने आसपास हर जगह देखते हैं। आप चाहे बिहार में हो, चाहे आप आंध्र प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, तमिलनाडु में हो, दिल्ली में हो, बिहार के किसी कोने में हो, बंगाल के किसी कोने में हो, या नॉर्थ ईस्ट में क्यों ना हो, उसमें भी भाई साहब जैसे कई लोग कहते हैं कि ये तो अंबानी और अदानी के लिए जो है वो सड़कें बन रही हैं ताकि उनका माल आराम से ढोया जा सके। तो भाई साहब वो माल किसका ढोएंगे? जो माल आप यूज़ करेंगे उन्हीं का तो ढोएंगे ना। और इन सड़कों पर क्या आपका चलना बैन है? अगर आपने अपने ए जगह से कहीं भी बी जगह पे जाना है तो सड़कें क्या आपके लिए नहीं बनी हैं? सिर्फ अदानी और अंबानी के जो हैं वो सामान लाने ले जाने के लिए बनी हैं। ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई ऐसा डालने की कोशिश कर रहा है, तो ये सड़कें देश के लिए बनी हैं। इस पे देश की आर्मी भी चलती है, इस पे देश का आम नागरिक भी चलता है, इस पे पॉलिटिशियंस भी चलते हैं, इस पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान लेके जा रही, डेली नीड्स का सामान लेके जा रही सारे ट्रक्स भी चलते हैं। तो ये मत सोचिए आप कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इस पर जो है अदानी और अंबानी का जो है सामान ढोने के लिए सड़कें बनी हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों रेलवेज पे। रेलवे में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है ब्रॉड गेज का। 100% वंदे भारत एक्सप्रेस। कभी आप बैठे हो तो आपको अलग ही एक्सपीरियंस नजर आएगा दोस्तों। अब आप कह सकते हैं भाई साहब ये तो सूट बूट की सरकार है, अमीरों की सरकार है। तो भाई साहब कितनी तो नई ट्रेनें जो हैं ऑलरेडी चल चुकी हैं। उसमें भी आप कहेंगे कि भाई साहब जनरल टिकट में जो है वो डब्बे में ठूसा जाता है बुरी तरीके से। जब देश की हालत ये हो, यहाँ पे पहले तो आपको सिग्नल फ्री करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता था। अब नो मैन सिग्नल जो हैं, जो ऑटोमेटिक सिग्नल हो गए हैं, वो कितने बढ़ चुके हैं दोस्तों, जिसमें आदमियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेफ्टी कितनी हो गई है। पहले आप हर साल जो है ट्रेन में देखते थे कि 10-12 एक्सीडेंट तो होते ही होते थे हर साल। आज की डेट में जो है 2 साल 3 साल 4 साल में जाके जो है एक एक्सीडेंट होता है। तो सेफ्टी कितनी बढ़ा दी गई है। और जब देश की जनसंख्या इतनी हो ना दोस्तों कि एक दिन में जो है ट्रेन में जो आदमी ट्रैवल करते हैं वो 12 करोड़ से ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं एक दिन में। यानी कि 10 दिन में भारत की, या 12 दिन में भारत की पूरी आबादी ट्रैवल कर लेती है। आप कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ले आइए, आप अमेरिका जितने जितने मर्जी पैसे लगा दीजिए, अमेरिका में अगर इतनी जनसंख्या होगी ना तो वो भी जनरल में सबको जो है टिकट दे के सीट नहीं दे सकते हैं। भाई देश में आप कितनी ही जो है वो ट्रेनें चला लेंगे, ट्रैक्स तो वही है ना। ट्रैक आप 10-10 भी बना देंगे तब भी भीड़ इतनी ही रहेगी, और स्पेशली त्योहारों पर तो रहेगी ही रहेगी। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि भाई साहब बेतहाशा किराए में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार को जो है ज़रूर कंट्रोल लगाना चाहिए। जहाँ पे बुराई है वहाँ पे मैं बिल्कुल उसके बारे में बोलूँगा भी सही। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एविएशन की। भाई साहब 74 एयरपोर्ट्स थे जो कि अब बढ़कर 150 से ज़्यादा, अब तो 153 हो चुके हैं। डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों। एयरपोर्ट में भी अब आप कह सकते हैं कि भाई साहब अमीरों की सरकार है। कितने ही मिडिल क्लास आदमी मिल जाएंगे यार आपको। 4,000 रुपये, 5,000 रुपये, 2,500 रुपये की जो है टिकट मिलती है नॉर्मल सीजन में। या आप अगर 2,006 महीने पहले जो है टिकट बुक करवा लें तो 2,500, 3,000, 4,000, 6,000, 8,000 रुपये की टिकट मिलती है। एक अगर 4 लोगों का परिवार है और वो छुट्टियां मनाने जा रहा है, अब ये चीज़ बिल्कुल बकवास होगी कि भाई साहब मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है। मिडिल क्लास के पास पैसा है, इसीलिए इनकम टैक्स की रिबेट भी जो है, सॉरी लिमिट भी जो है बढ़ा के 12 लाख कर दी गई है।
एक मिडिल क्लास का आदमी जो 1 लाख लगभग 1,10,000 1,15,000 कमाता है ना दोस्तों, जिसकी CTC 1,15,000 है, उसको भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सोचिए अगर वो 1,15,000 कमा रहा है, उसकी बीवी अगर 70-75,000 रुपये कमा रही है, घर में 1,70,000 रुपये जो है टैक्स फ्री इनकम आ रही है। मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो कि भारत का लगभग 70 से 80 करोड़ हिस्सा है। अगर 70 से 80 करोड़ हिस्सा जो है वो आप मान लीजिए कि 25,000 रुपये महीने से लेके जो है वो शायद 5 या 6 करोड़ रुपये साल के कमाता होगा एज फैमिली। 25,000 में घर चलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन एविएशन में आप नहीं उड़ सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है दोस्तों, जो कि जैसे मैंने बताया कि 1,70,75,000 रुपये उनकी जो है फैमिली इनकम घर में आ रही है। वो आराम से एविएशन का इंजॉय कर सकते हैं और वो करते भी हैं। 4-4, 6-6 हज़ार रुपये की टिकट वो बुक कराते हैं। ये भी इसी वजह से हो पाया क्योंकि मोदी सरकार ने इस तरफ सोचा है। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों डिजिटल इंडिया पे। डिजिटल इंडिया में भाई साहब आपको पता है कि यूपीआई ने अभी नया रिकॉर्ड बनाया है मार्च के महीने में जो है, आप बिलीव नहीं करेंगे, 32,000 करोड़ रुपए का यूपीआई से लेन देन हुआ है इस महीने। माफ कीजिएगा, 3200 करोड़ रुपए का 3200 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है मार्च के महीने में, सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन से। भारत में जो जीडीपी है वो आपको पता है कितनी है? लगभग 3,20,000 करोड़ के आसपास। तो उसका 1% जो है सिर्फ और सिर्फ यूपीआई से लेन देन हुआ है एक महीने में। तो सोच लीजिए कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट है। जो चिदम्बरम जैसा आदमी, जो कि इतना पढ़ा लिखा बोला जाता है, माना जाता है, इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है, वो कहता था कि भारत के जो किसान हैं या भारत का गरीब है उसको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, वो फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं जानते, तो 100% हम लोग मोबाइल की कवरेज कैसे दे दें। पढ़ा लिखा नहीं है, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता वो ऑनलाइन। उस देश में दोस्तों मोदी ने करके दिखाया है ये कि आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन से जो है 3200 करोड़ की ट्रांजैक्शंस एक महीने में हुई है। उसके बाद दोस्तों पीएम आवास योजना, हालांकि ये बहुत पुरानी योजना है, चलती आ रही है। 4.5 करोड़ से ज़्यादा घर बनाकर दिए जा चुके हैं। पहले की गवर्नमेंट कितना देती थी? 2 लाख 3 लाख घर ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे 5 साल के टेन्योर में बना दिए तो भाई साहब 10 लाख घर बना दिए। यहाँ पर अगर आप 4.5 करोड़ की एवरेज मान के चलें 12 सालों में, तो लगभग आप मान के चलिए कि 35 से 36 लाख घर हर साल बने हैं दोस्तों। और किसके लिए बने हैं? गरीबों के लिए बने हैं। अगर आपकी गांव में ज़मीन है तो आपको सरकार मदद कर रही है बनाने के लिए, और बना के दिए हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको बना के दिए हैं। अब तो अर्बन एरिया में भी बन रहे हैं। छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है दोस्तों। जो लोग कहते हैं ना, अच्छा, जो लोग कहते हैं, मैं पेट्रोल डीजल पे भी आऊँगा, जो लोग ये हिसाब कहते हैं कि भाई साहब पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी जो है वो इतना पैसा ले रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई साहब वो सब पैसा ना आपका इन्हीं कामों में यूज़ हो रहा था। डिफेंस में, आपका घर बनाने में, आपके टॉयलेट्स बनाने में। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलती थी सैनिकों को पहले, जूते नहीं मिलते थे जो वो बर्फ़ में, सियाचिन की बर्फ़ में खड़े होके जो है रह सकें। रबड़ के जूतों में उनको या लेदर के जूतों में वहाँ खड़े रहना पड़ता था। स्पेशलाइज्ड जूते, यूवी वाले कैमरे, नाइट विज़न कैमरे, ये सब वो जो आपने एक्स्ट्रा पेट्रोल के पैसे दिए ना, डीजल के पैसे दिए हैं, उन्हीं पैसों से आए हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला योजना में भाई साहब 12 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी के गैस सिलेंडर जो है वो फ्री में दिए गए थे। उसमें भी आप रो सकते हैं भाई साहब। कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ 10 करोड़ कनेक्शंस थे एलपीजी के, आज की टाइम पे 33 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी के कनेक्शंस हैं। कतर से गैस आती थी, तकरीबन 17% 18% जो है उसका पूरा प्लांट जो है वो ख़त्म हो गया है। 5 साल लगेंगे वहाँ से बन के आने में। लेकिन कितने सारे देशों से अब आनी शुरू हो रही है। लाइनों में लगे हुए। क्यों लगे हो भैया लाइनों में? घर का खाना है ना। ये यहाँ पे भारत में 40 करोड़ के आसपास परिवार रहते हैं। पड़ोसी क्यों मदद नहीं करता दूसरे पड़ोसी की, अगर किसी पड़ोसी के घर में खाना खत्म हो गया है तो? लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, आज भी कमी नहीं है। और देख रहे हो ना, हर जगह, हर स्टेट में
जो अपोजिशन वाले हैं उनके ही बंदे पकड़े जा रहे हैं, उनके एमएलए, उनके छुटभैये नेता वही पकड़े जा रहे हैं सिलेंडर होल्डिंग करते हुए। कहीं पे तो भाई साहब वो कब्रिस्तान तक में 400 सिलेंडर जो है दबा के बैठे हुए हैं। कहीं पे किसी के घर से 40 सिलेंडर मिल रहे हैं, किसी के घर से 50 सिलेंडर मिल रहे हैं, और सारे अपोजिशन के नेता हैं। आपकी चलो बहुत बड़ी बात कर दी कि भाई साहब चलो बीजेपी के भी 2-4 नेता पकड़े गए होंगे, हालांकि मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन चलो आपकी बात मान ली। लेकिन 100 में से 98 जगह आपको जो है अपोजिशन के नेता मिलेंगे, और 2 जैसा कि एजम्पशन कर रहा हूँ मैं कि वो बीजेपी के नेता मिलेंगे। हमें दोस्तों हमेशा ये चुनना, मैं बीजेपी को कभी ये नहीं कह रहा हूँ या मोदी को ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। हमें 2 खराब में से कौन सा कम खराब है वो चुनना होता है। नहीं तो आइए आप उतरिए इस दलदल में, इस दलदल को साफ करिए और हमारे देश को जो है तरक्की पर लेकर आइए। जब तक वो नहीं कर सकते तब तक हमें जो है 2 बुरों में से जो कम बुरा है उसी को चुनना होगा। अरविंद केजरीवाल भी आया था ना इस दलदल में दलदल साफ करने के लिए, और कितनी कालक पुच चुकी है उसके मुंह पर, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जल जीवन मिशन पर। कभी किसी ने सोचा था कि किसी के मतलब घर तक जो है नल पहुंच जाएगा? कभी सोचा था किसी ने? आज से 50 साल पहले, इवन 10 साल पहले, 12 साल पहले भी किसी ने सोचा था क्या कि घर घर तक जो है वो जल पहुंचेगा? 15 करोड़ से ज़्यादा जो हैं वो कनेक्शन दिए जा चुके हैं, ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं 15 करोड़ से ज़्यादा घरों में। 2014 से पहले कितने थे? मात्र 3 करोड़, और वो भी सारे के सारे जो थे वो मोस्टली या तो अर्बन या सेमी अर्बन इलाकों में थे, गाँव में नहीं थे ज़्यादातर। 15 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड में जा चुके हैं ये कनेक्शन। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान की। 12 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाए गए, 12 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को सम्मान देने के लिए। छोटी मोटी बातें नहीं है दोस्तों, आप कह सकते हैं यहाँ छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन उन औरतों से पूछिए जिनको की इज्जत मिली है, इज्जत घर का नाम दिया गया था इसको, जो पूरा दिन पेट पकड़ के बैठे रहती थी। अगर उनका पेट खराब होता था कि रात जब तक नहीं होगी तब तक हम जो है वो शौच के लिए नहीं जा सकते, या सुबह सुबह 4 बजे निकलना पड़ता था ताकि कोई और ना देख ले, उनसे पूछिए जाके कि उनको कितना सम्मान मिला है इस इज्जत घर होने से। जो शहरों में रहते हैं, सेमी अर्बन इलाकों में रहते हैं, शायद ना समझ पाएँ कभी। मोदी ने समझा ये क्या? कभी अखिलेश यादव, कभी तेजस्वी यादव, या कभी रेवंत रेड्डी या स्टालिन, कभी किसी ने सोचा? पिनरई विजयन किसी ने सोचा? राहुल गांधी ने सोचा? कभी नहीं सोचा। सब भारत को किसी ने विकास की जो है वो प्रगति पर नहीं लेके जाना है, विकास के जो है पहिए उसके नहीं चलाने हैं, सबको मोदी को हराना है। क्यों हराना भैया? क्योंकि वो हमारी दुकान बंद करके बैठा है, इसलिए हराना है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों उज्ज्वला योजना की। वैसे तो मैं बात कर ही चुका था पहले भी, 10 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर दिए गए थे। पहले कितने होते थे? 10 करोड़, और अब कितने हैं? 33 करोड़ कनेक्शंस हैं दोस्तों। जीएसटी के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई साहब जीएसटी रिफॉर्म गलत हुआ। क्या गलत हुआ? मुझे एक बात बता दीजिए भाई साहब। ब्लैक का मैं खुद आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, किसी भी बिजनेस में जहाँ पे कि 70 से 80% बिजनेस जो है वो ब्लैक में होता था ना, आज की डेट में मुश्किल से 20 या 25% रह गया ब्लैक में वो बिजनेस। जो पहले 30-70 की रेशो होती थी जिसमें कि 70% ब्लैक होता था, आज की डेट में 75 या 70%, 80% जो है वाइट में हो रहा है, और 20-25-30% जो है ब्लैक में हो रहा है। ऑलमोस्ट हर जगह ये हो चुका है। रियल एस्टेट की बात एक अलग है, वो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब जगह हो रहा है। जनधन खाते भाई साहब, जनधन खाते 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते। मजाक नहीं है दोस्तों, मजाक नहीं है। बैंक वालों से पूछिए कितनी मेहनत लगी थी। और जो आप लोग बार बार कहते हैं ना कि ये सरकार जो हमें लाइनों में लगाने में ही लगी रहती है, भाई साहब बैंक वालों से पूछिए जब जनधन खाते खुलवाए गए थे तो उनको कितनी परेशानी हुई थी, कितनी बार जा जाके उनको जो है वो खाते खोलने पड़े थे। कभी भी किसी ने भी शिकायत करी उनमें से कि भैया हमसे गर्मी में जाके काम नहीं होता, या हम नहीं जाएंगे झुग्गी झोपड़ी में, या हम लोग नहीं खाते खोलेंगे? देश के लिए कर रहे हैं, करना पड़ेगा, और अच्छा भी लगता है कि जिस देश में हम रह रहे हैं उसके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। नोटबंदी के लिए जब आप लाइन में लगे थे तो सबको पता था कि भाई साहब जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, देश के लिए अच्छा होगा अगर नकली नोट पकड़े जाएंगे तो। जितने सिस्टम में नकली नोट आ चुके हैं
वो दब के कहीं अपनी मौत मर जाएंगे, अच्छा होगा देश के लिए, इसीलिए लोग लाइन में खड़े हुए थे। हाँ, कुछ गद्दार हमेशा होते हैं जो कि ड्रामे भी करते हैं, और दारू की लाइन में कोई नहीं मरेगा, राशन की लाइन में कोई नहीं मरेगा, और कोई भी लाइन लगाएंगे फ्री में, अगर कुछ बट रहा होगा, डेली के भंडारे होते हैं वहाँ पे उस लाइन में कोई नहीं मरेगा। लेकिन कहाँ मरेंगे भाई साहब? ये लोग मरेंगे डिमोनेटाइजेशन की लाइन में, नोटबंदी की लाइन में, राशन की लाइन, उसमें एलपीजी की लाइन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको देश के लिए खड़े होना है। खुद पहले अपने आप भी सोचे कि आपने इस देश को क्या दिया है, या जब देश मुसीबत में था तो आपने क्या दिया था देश को। हमेशा लेना 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 ही नहीं होता है, देश को कुछ देना भी होता है। और बात करते हैं भाई साहब, मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम, ठीक है, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, 35A, डिफेंस एक्सपोर्ट। कभी सुना था डिफेंस एक्सपोर्ट? इंडिया के लास्ट टाइम कब सुना था आपने कि डिफेंस में एक्सपोर्ट होते हैं? 21,000 करोड़ से ज़्यादा के डिफेंस के एक्सपोर्ट हुए हैं पिछले साल। 21,000 करोड़ से ज़्यादा। मुश्किल से शायद 200-300 करोड़ के एक्सपोर्ट होते थे इंडिया के। देख लीजिए कितनी कितनी ज़्यादा उससे जो है वो बढ़ चुकी है। पीएम किसान योजना, 6,000 रुपये हर साल जो है 11-12 करोड़ जो है फार्मर्स को दिए जाते हैं। मुद्रा योजना, 40 करोड़ लोन दिए गए हैं दोस्तों, 27 लाख करोड़ रुपए के। अच्छा, आप इसमें भी आ जाइए, डिफेंस में भाई साहब, आईएनएस विक्रांत बनाया गया, एलसीएच प्रचंड बनाया गया, तेजस हेलीकॉप्टर बनाया गया, C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया गया। ठीक है दोस्तों, सॉइल हेल्थ कार्ड, 23 करोड़ से ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड इशू हुए। फसल बीमा योजना आया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा फार्मर को जो है नुकसान हुआ था, उनको उसकी भरपाई मिल चुकी है। इससे इतने क्लेम सेटल हो चुके हैं। और पेट्रोल के प्राइस जो आप लोग रोते हैं हमेशा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं वो इसीलिए स्टार्टिंग में हाई रखे गए थे, जब $60-70 में, $50 में मिल रहा था पेट्रोल, ताकि ये सब सारे काम हो सकें। डिफेंस में आज देखिए इंडिया कहाँ पे है, S-400 हो, S-500 हो। अच्छा, ASAT एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है वो हमारे जो है वो इसरो ने बनाई। किसी भी चलते हुए सैटेलाइट को हम जो है वो यहीं पे धरती पे बैठे बैठे उड़ा सकते हैं। सोच रहे हैं कितनी बड़ी जो है वो शक्ति बन चुका है भारत। सिर्फ 3 या 4 देश हैं ऐसे। जीडीपी की बात, अच्छा लोन की बात करेंगे भाई साहब, आपकी लोन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है भारत के ऊपर। उसका एक कंपैरिजन कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। भारत की इकॉनमी कितनी है? भारत की इकॉनमी है लगभग 324-25 लाख करोड़ के आसपास। लोन कितना है? लोन है भारत का जो है, भारत की अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं दोस्तों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका लोन है तकरीबन, एक मिनट में आपको फिगर बताता हूं उसकी कि कितना है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हमारे ऊपर लोन है वो है दोस्तों तकरीबन 180 लाख करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा 153 लाख करोड़ रुपए। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर कितना है? 54 लाख करोड़ रुपए। टोटल जो है ये बैठता है 207 लाख करोड़ रुपए। यानी कि अगर रफली देखा जाए 325 और 207 लाख करोड़ रुपए, कहीं 70% के आसपास जो है, या 70% से थोड़ी सी नीचे जो है ये फिगर बैठती है। अमेरिका का पता है कितना है? चाइना का पता है कितना है? अमेरिका की जो इकॉनमी है, अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करूं, 32 ट्रिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है और उनका लोन है 40 ट्रिलियन डॉलर का। 125% उनकी जो जीडीपी है उससे ज़्यादा उनका जो है वो 25% ज़्यादा उनका लोन है। लगभग हर साल जो है उनका, ये मान के चलिए कि 2 ट्रिलियन डॉलर का तो उनको सिर्फ, क्योंकि 40 ट्रिलियन डॉलर है और 4-4.5% के आसपास का उनका जो है वो इंटरेस्ट रेट हो चुका है, तो 1.6 to 1.8 ट्रिलियन डॉलर दोस्तों उनके लोन में ऐड होता जाता है। अगर वो उसको और लोन नहीं भी लें तो भी, मतलब इतना लोन तो उनको सिर्फ इंटरेस्ट का चुकाना है हर साल। भारत ने अभी
ऑयल बॉन्ड चुकाया ने, जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2012 में इशू किए थे। 1.5 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड इशू किए थे सस्ता तेल देने के लिए भारतवासियों को। उसकी वसूली कैसे हुई? भारतवासियों से ही हुई। 2.5 लाख करोड़ का जो ऑयल बॉन्ड था, इंटरेस्ट मिला के 1.5 लाख के 2.5 लाख 2,70,000 80,000 देने पड़े हैं उसके। तो वो जो एक्स्ट्रा तेल की कीमत थी ना उस वक्त, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा ले रही थी आप लोगों से, वो इसीलिए ले रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ऑयल बॉन्ड्स पे करने के लिए, आपके जो इकॉनमी है उसको स्टेबल करने के लिए, किसानों को 6,000 रुपये देने के लिए, इतने सारे घर बनाने के लिए। और आपको क्या लगता है कि अच्छा, चलो दोबारा पेट्रोल की बात ही कर लेते हैं भाई साहब। पड़ोसी मुल्क में क्या है, अभी भी आप लोग आ जाएंगे कि देखो 100 रुपये का पेट्रोल का रेट घटा दिया पाकिस्तान ने, 100 रुपये सीधा घटा दिया। भारत में तो 100 रुपये है भी नहीं, बढ़ाया कितना था, 190 रुपये बढ़ाकर जो है वो 100 रुपये घटा दिया। 458 रुपये पर लीटर का पेट्रोल मिल रहा था पाकिस्तान में अभी 2-3 दिन पहले, 458 रुपये का, जब 190 रुपये बढ़ाया था। उसको घटा के कितना कर दिया, 358 रुपये। 90 रुपये तो फिर भी बढ़ा ही है। और डीजल पूछ लीजिए ज़रा कितने का मिल रहा है। डीजल मिल रहा है 520 रुपये पर लीटर। भारत में कितना मिल रहा है? भारत में मिल रहा है आपको हार्डली लगभग 87 रुपये 86 रुपये से लेके, और शायद हो सकता है 83 रुपये के आसपास भी हो किसी राज्यों में, 90-92 तक का मिल रहा है आपको डीजल। माफ़ कीजिएगा। पेट्रोल कितने का मिल रहा है? लगभग 90 रुपये से लेके और 107-8 रुपये तक। हिमाचल गवर्नमेंट ने, जो जिसमें कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, 5 रुपये वीडो और अनाथ टैक्स जो है वो लगाया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। क्यों भाई? सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कि देखो मोदी सरकार ने पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, आपको देश का कौन सा ऐसा नेता लगता है जो कि भारत का विकास कर सकता है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। गुंडागर्दी आपने सबके राज में देखी है, तेज प्रताप के भी पिताजी के राज में देखी थी। इवन जब वो नीतीश कुमार के साथ था तब भी आपने बिहार में गुंडागर्दी देखी थी, कितनी थी। अखिलेश यादव के राज में आपने देखी थी 2012 से 2017 के बीच में कि क्या हाल था यूपी का। स्टालिन के राज में आप देख रहे हैं कि भाई साहब एक दिया जलाना हो तो हाई कोर्ट जाना पड़ता है। केरला में आपको पता है कि क्या हालत हो रखी है हिंदुओं की। ममता बनर्जी के राज में आपको पता है कि क्या बुरे हालात चल रहे हैं। तेलंगाना में तो रेवंत रेड्डी साफ साफ बोलता है कि भाई साहब मैं पहले मुसलमानों के लिए सोचता हूँ, उसके बाद जो है वो मतलब मैं सबसे पहले मुसलमानों के लिए सोचता हूँ, हिंदुओं का कहीं नाम ही नहीं आता। तो कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कौन सा नेता इनमें से जो है वो प्रगति कर सकता है? राहुल गांधी, जिसको साले को ये नहीं पता कि मेरे को बोलना क्या है, उसको खुद को नहीं पता होता कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मतलब क्या है, वो देश का विकास करेगा आपको लगता है? जॉर्ज सोरस के पैसों पे पल रहे हैं इसमें से अधिकतर लोग जो हैं। जो जॉर्ज सोरस इनको लिख कर देता है, बताता है कि ये बोलना है तुमने, अब इस चीज़ के लिए आंदोलन खड़ा करो। अरविंद केजरीवाल, लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल खड़ा होगा? राघव चड्ढा जो कि इतने सारे मुद्दे उठा रहा था आम जनता के लिए, उसको क्या कह के उसकी जो है छवि को खराब किया जा रहा है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहा था जी, वो आप पार्टी से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहा था। मुझे एक बात बताइए भाई साहब, जनता उसको जो चुना गया है, ठीक है राज्यसभा में चुन के उसको एमएलए ने भेजा है आपके, लेकिन एक एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या होता है? जनता के जितने भी मुद्दे हैं उनको उठाना या अपनी पार्टी के फायदे के मुद्दों को उठाना। अब आप उसमें भी बहस कर सकते हैं कि भाई साहब पार्टी अगर आपकी रहेगी, पार्टी के लिए आप लॉयल रहेंगे तभी आप देश के लिए लॉयल रहेंगे। ये किसने कहा भाई? सबसे पहले सर्वप्रथम होता है देश, उसके बाद होता है धर्म, उसके बाद अगर आप जैसे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद आप खुद, या बल्कि उससे पहले खैर आपका परिवार और उसके बाद आप खुद। तो पार्टी आपकी जो है आज भी तीसरे नंबर पर आती है। सबसे पहले सर्वोपरि देश ही है। अगर वो देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहा था राघव चड्ढा,
तो मैं उसके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ भाई साहब, बिल्कुल सही कर रहा था वो। आप पार्टी ने जो उसको हटाया है एक तरीके से राज्यसभा से, अब उसको नेचुरली बात है कि एमपी की पोस्ट से तो नहीं हटा सकते, लेकिन उसको और आगे टाइम नहीं मिलेगा, और डिप्टी जो स्पीकर है उसके पद से भी हटा दिया उसको। तो इस जैसा ये केजरीवाल करेगा। मैं राघव चड्ढा को भी ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दूध का धुला है ना। अगेन वही वाली बात हो जाती है कि आपको जो है दो बुरे में से जो कम बुरा है उसको चुनना है। नहीं तो खुद भाई साहब इस दलदल में उतरिए, खुद हम इस हमाम में उतरिए, नंगे होइए और देश को जो है वो ठीक करिए। है दम तो उतरिए, नहीं तो जो दो में से सबसे कम जो है बेईमान है या सबसे कम गलत है उसको आपने चुनना है। वीडियो दोस्तों बहुत लंबी हो गई है। आपके फिर भी कोई सवाल हो, कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे जो है वो इतना ही था, और किसी भी चीज़ के बारे में आपको क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए हो तो मैं बिल्कुल दूंगा। वीडियो आपका अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद।